हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉग्निटिव एनहांसर्स, जिन्हें हम नूट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, कॉग्निटिव एनहांसर यानी कि वो मेडिसिन होंगी जो हमारे कॉग्निशन को इम्प्रूव करेंगी, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करेंगी। अलॉन्ग विथ मेमोरी ये हमें क्या करती है, वेकफुल बना के रखती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो उसके साथ डील करने में आपको हेल्प करेगी, आपको फोकस्ड रखेगी, आप चीजों में बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। साथ ही साथ ये आपके एनर्जी लेवल को भी क्या करती है, बूस्ट करती है, आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट है हमारे कॉग्निटिव एनहांसर्स के। अब बात ये आती है कि इनको ड्रग को कब यूज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका मेडिसिनल यूज की बात करें तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे कॉग्निशन इम्पेयर हो जाता है, ठीक है, जहां पे इंसान की मेमोरी इम्पेयर हो रही है, जैसे कि हमारा एल्जाइमर डिजीज है, उसमें क्या होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है, सबने पढ़ा है ना, डिमेंशिया। तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है, आपको पता है साइकोसिस के जो नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं उसमें यही होता है कि आपका कॉग्निटिव जो आपके फंक्शंस है वो इम्पेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके ब्रेन के किसी भी एरिया में कोई इंजरी हुई है या फिर कहीं पे कोई थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ब्रेन के सारे जो भी आपके एरियाज है वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से भी आपका मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है। क्योंकि आपको पता है हिप्पोकैम्पस बेसिकली आपका लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपके मान लीजिए वही आपकी ब्लड वेसल्स जो कि वहां पे ब्लड सप्लाई करती है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, तो क्या आपके हिप्पोकैम्पस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल पाएगी? नहीं ना। और तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करेगा? समझ रहे हैं इस बात को? बहुत टाइम हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो हमारी एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, मेमोरी इंपेयर हो जाती है। क्योंकि बाहर से आप सीजर्स दे रहे हैं, बाहर से करंट अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज होना या ब्रेन एरिया में कुछ इंजरी होना कॉमन सी बात है। और अगर वही एरिया आपका डैमेज हुआ, सपोज हिप्पोकैम्पल एरिया आपका डैमेज हुआ, तो मेमोरी इंपेयर तो होनी ही होनी है। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ये सारी सिचुएशन है जहां पे मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे मेमोरी इंपेयरमेंट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, नूट्रॉपिक्स को या फिर कॉग्निटिव एनहांसर्स को यूज कर सकते हैं। ये तो था मेडिसिनल यूज। अब होता क्या है इसके साथ, देखो इनके यूज से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेफ्टी कंसर्न। क्योंकि बहुत टाइम अगर आप सोचिए, अगर किसी मेडिसिन को लेने के बाद आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहा है, मेमोरी तो आपकी सही हो ही रही है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें भी साथ में आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल है ना, वो भी इसे कंजप्शन इसका स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये प्रेस्क्रिप्शनल ड्रग है, यानी कि आप केवल जो आरएमपी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके प्रेस्क्रिप्शन से ही ये मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप बाहर से भी, आप ऑनलाइन भी प्रोक्योर कर पा रहे हैं इस मेडिसिन को किसी भी वे से, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर हेल्दी इंडिविजुअल भी ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से बहुत बड़ा आपका न्यूरोएथिकल आपका एक कंसर्न क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ये क्या करेगा, इंसान को अलर्ट रखेगा, ठीक है, इंसान के अंदर एनर्जी हमेशा मेंटेन रहेगी। तो इससे क्या होता है ना, इंसान क्या करता है, एक नॉर्मल जो उसकी वर्क लाइफ है, ठीक है, और जो फैमिली लाइफ है, उनके बीच का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी तो हो सकता है आपके अंदर ये टेंडेंसी आ जाए कि मैं ये भी काम कर लूं, मैं ये भी काम कर लूं, लेकिन आपके पास तो 24 आवर्स ही है ना एक दिन के। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप वर्कहोलिक हो सकते हो, आप ज्यादा काम करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन सारी आपकी क्या होगी, जो सोसाइटी में जो आपका एक रिलेशन होता है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। साथ ही साथ क्या होता है आपका, जब आप ऐसी ड्रग्स को आप कॉन्टिन्यूसली यूज करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, एक तरीके से एडिक्ट हो जाती है। तो आप फिर ये मेडिसिन को कहीं ना कहीं से प्रोक्योर करने की सोचेंगे। तो यही मेन प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली एक सोसाइटी में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो वर्क आवर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मली जो आपका लेबर कोड है उसने जो गाइडलाइंस दी है वो अलग है कि आप इतने ही घंटे किसी भी वर्कर से काम करा सकते हैं। बट अभी भी आप देखेंगे बहुत जगह पे क्या होता है, आपका ओवर टाइम करते हैं लोग, ठीक है, उसका भी एक स्पेसिफिकेशन होता है कि भाई इतने ही घंटे आपने करना है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, आपका पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं होता है। तो
ऐसा होने से क्या होगा, इस चीज की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है जो आपको क्या कर रही है, एनर्जेटिक फील करा रही है, आपको जगे रहने में हेल्प कर रही है, लेकिन वो साथ ही साथ आपकी हेल्थ को कितना नेगेटिवली इंपैक्ट दे रही होगी वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका आपका आप बोल सकते हो कि इसका सेफ्टी कंसर्न होने की वजह से इसका यूज बहुत ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव इनहैंसर्स की। अब बात आती है कहाँ यूज होता है, समझ में आ गया, क्या कहाँ पे नहीं होना चाहिए ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो ड्रग्स हैं ये एक्ट कैसे करती है, इनका क्या मैकेनिज्म होता है, फिर हम क्लासिफिकेशन में आएंगे। ठीक है, जो ड्रग्स इस कैटेगरी में आती है आपकी, तो जो कॉग्निटिव एनहांसर है देखो इनके क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम इन्हें यूज करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन मैंने बोला मेमोरी इंपेयरमेंट मेन प्रॉब्लम है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, अल्जाइमर डिजीज है आपका, साइकोसिस है। ठीक है, साइकोसिस में भी हमें पता है कॉग्निशन इंपेयर हो जाता है हमारा। ठीक है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, ब्रेन इंजरी, और क्या क्या बताया था, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो सकता है कारण जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आपका हो सकता है कि कहीं पे स्ट्रोक आ गया हो ब्रेन में, वही मैंने बोला था जो कि ब्रेन के किसी कोई भी ब्लड वेसल है उसमें आपका एक क्लॉट बन गया हो, थ्रोम्बस बन गया हो, तो उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। तो ये कुछ आपके वो हो सकते हैं रीजन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आप देखोगे एडीएचडी के पेशेंट में देखने को आपको मिलता है, जो आपका अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जो हमने सीएनएस स्टिमुलेंट के लेक्चर में भी देखा था। इसमें क्या होता है, जो भी इंसान जिसको ये प्रॉब्लम है वो क्या करता है, आपका फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा बोलता है, अगर आप कोई गेम भी खेल रहे हैं तो वो अपने टर्न के लिए वेट नहीं कर सकता, उसके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं होता है। तो ये सारे इफेक्ट क्या होते हैं, आपके एडीएचडी के होते हैं। ठीक है, और आप देखोगे मोटार इनकोऑर्डिनेशन उसका रहेगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता है, आपका कॉग्निशन भी इंपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ सिचुएशन है जहां पे आपका क्या हो रहा था, आपका कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो रहा था। तो आप देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से हम कॉग्निशन को इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड अभी भी रिसर्च चल रही है, तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म कि कौन ड्रग किस तरीके से वर्क करती है और एग्जैक्ट उसका मैकेनिज्म अभी भी रिपोर्टेड नहीं है। सारी थ्योरी बेस्ड आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं विद मैकेनिज्म। तो पहला मैकेनिज्म क्या हो सकता है, सबसे पहला मैकेनिज्म हो सकता है इंक्रीजिंग या इंक्रीज्ड सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है, अगर हम किसी भी तरीके से जो हमारा सेरेब्रल ब्लड फ्लो है उसे बढ़ा सके तो उससे हम कहीं हद तक कॉग्निशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये थियरी बोल रही है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो आपको पता था अगर स्ट्रोक का कोई पेशेंट था जिसको कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, सपोज कहीं पे आपका जो ब्लड वेसल है उसमें थ्रोम्बस बन गया है, तो उससे क्या हुआ, आपका मेजर सप्लाई ब्लड की रुक गई थी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरीके से उस सप्लाई को इम्प्रूव कर दें, ठीक है, आपके हिप्पोकैम्पस को अगर इनफ ब्लड नहीं मिल रहा है, इसी वजह से तो आपकी मेमोरी इंपेयर हुई है, तो अगर आप किसी भी तरीके से वो ब्लड का फ्लो इम्प्रूव करा दें तो उससे क्या हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, मेमोरी इंप्रूव हो सकती है ना। समझ रहे हैं इस बात को, कैसे आपका करेगा। तो जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात तो जो प्रॉब्लम थी वो किस वजह से थी, ये हमारी ब्लड वेसल थी जो स्पेसिफिक एरिया को सप्लाई हो रही थी, और इसी में कहीं पे क्या बन गया था, ये थ्रोम्बस बन गया था सपोज। ठीक है, तो अब ब्लड फ्लो को आपको इम्प्रूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो हो सकता है कि आप ऐसी ड्रग दो जो वैसोडाइलेटर हो। ठीक है, डायलेशन की वजह से क्या होगा, आपका अल्टीमेटली जो आपका ब्लड सप्लाई है वो इंप्रूव होगी, लेकिन ड्रग का वैसोडाइलेटरी होना ये बहुत एक कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे एक आपको पॉइंट में बताने जा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने आपको जब नाइट्रेट्स पढ़ाया था मैंने उसमें आपको स्टील फिनोमिना बताया था। ठीक है, तो होता क्या है, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो वैसोडाइलेटर देने की वजह से, सपोज ये दो ब्रांचेस हैं सेम आर्टरी की। ठीक है, तो वैसोडाइलेटर आप देते हो ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वो आर्टरी जो किसी
नॉन इस्चेमिक एरिया में जा रही है, जहां पे कोई भी स्ट्रोक नहीं हुआ है, वो तो डायलेट हो जाती है, लेकिन दूसरी वाली आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई, थोड़ा बहुत अगर यहां से ब्लड जा भी रहा था, वो ब्लड भी पूरा डाइवर्ट होके इसी आर्टरी के थ्रू जाने लगता है। इस चीज को समझ रहे हैं, इसको स्टील फिनोमेना बोलते हैं। इसमें जनरली होता क्या है, जो नॉन इस्चेमिक एरिया जहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वहां की ब्लड सप्लाई तो इंप्रूव हो जाएगी डायलेशन की वजह से। उसकी इंप्रूव होने की वजह से क्या होगा, जो इस्चेमिक एरिया को जो ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल है, वो थोड़ा बहुत तो यहाँ से ब्लड आगे भेज रही थी ना, लेकिन क्या होगा, फटाफट से यहाँ से जाने वाला ब्लड भी डाइवर्ट होके यहीं से जाएगा और इस एरिया की ब्लड सप्लाई और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। तो ये यहाँ से इस पॉइंट को बिल्कुल हटा देता है कि वैसोडाइलेटर होने का मतलब ये है कि आपका कॉग्निटिव, जो आपका मेमोरी इंप्रूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो वैसोडाइलेशन आपका एक प्रॉपर, आपका आप बोल सकते हो एक प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है। तो अब बताइए कोरोनरी ब्लड फ्लो को, सॉरी कैरोटिड जो आपका ब्लड फ्लो है आर्टरी के थ्रू जो जा रहा है, उसे आप कैसे आप इंप्रूव करेंगे? वैसोडाइलेटर का तो मैंने बता दिया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम इस थ्रोम्बस को तोड़ने वाली ड्रग दें ना, ऐसी ड्रग दे सकते हो ना जो इस थ्रोम्बस को तोड़े, थ्रोम्बोलाइटिक्स आप दे सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या है, ये हो सकता है, ये आपकी ये थियरी ये बोल रही है कि ये हो सकता है कि अगर आप इस थ्रोम्बस को किसी तरीके से आप रिजॉल्व कर सके तो उससे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ड्रग हमारी इस मैकेनिज्म पे काम करती है, मैं यहीं पे उसे बता देती हूँ, जिंको बिलोबा। ठीक है, ये एक चाइनीज प्लांट है बेसिकली, ठीक है, प्लांट बेस्ड आपकी ड्रग है। तो जिंको बिलोबा जो है ये बेसिकली क्या करती है, ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग जो फैक्टर है आपका, ठीक है, उसका एंटागनिस्ट है। ठीक है, क्या एंटागनिस्ट है ये? पीएएफ एंटागनिस्ट है, याद रखिएगा। तो अगर प्लेटलेट एक्टिवेट ही नहीं होंगी, अगर आप प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का एंटागनिस्ट दे रहे हो, तो क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा, तो इसका वजह से जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, और आप जानते हो प्लेटलेट जब तक एक्टिवेट नहीं होती है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता है, तो ये थ्रोम्बस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी एक ड्रग है जो इस मैकेनिज्म पे काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच हमारी ये है, फर्स्ट मैकेनिज्म जो हम यूज कर सकते हैं कॉग्निशन एनहांसर के तौर पे। सेकेंड जो आपकी अप्रोचेस हैं, ठीक है, ये अप्रोच तो ज्यादा से ज्यादा आपकी रिजेक्ट ही हो गई, जो मैंने वैसोडाइलेटर वाला आपको इफेक्ट दिखाया था, बस यही एक है हमारे प्लांट जो इस पे काम करता है। इसके बाद जो आपकी दूसरी अप्रोच है वो क्या है, आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से आप न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दें तो उसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हो, कॉग्निशन को एनहांस कर सकते हो। अब बात आती है भाई न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के क्या होगा। देखो, न्यूरॉन है, एक सेल है, ठीक है, सेल को ग्लूकोज चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से सेल के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा दे, और फिर क्या होगा, ग्लूकोज अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है, क्रैब्स साइकिल चलेगी, तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली एटीपी तो मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आप न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं तो न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म के बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमें हमारा जो एटीपी और एडीपी रेशियो है सेल के अंदर का, वो क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो एटीपी एडीपी रेशियो है वो बढ़ जाएगा, या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूं तो मैं इसे सीधे लिख देती हूँ, क्योंकि ये मैं रेशियो पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, जो एटीपी का लेवल है वो आपका सेल के अंदर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और जब एटीपी का लेवल सेल के अंदर बढ़ता है ना, तो ध्यान रखिएगा ये क्या करता है, हमारा जो न्यूरोट्रांसमिशन है, न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसे क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमिशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, और हम यही चाहते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ही है। अभी आगे आने वाला जो मैकेनिज्म है मैं बताऊंगी आपको कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर ही हैं जो कॉग्निशन को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं, हमारी मेमोरी को इंप्रूव करते हैं। अगर उनका जो यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, अगर वो अच्छे से नहीं होगा
तो भी तो आपकी मेमोरी इंपेयर होगी। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, न्यूरॉन्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसे बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से एटीपी का लेवल बढ़ेगा, और जितना ज्यादा न्यूरॉन के अंदर एटीपी का लेवल बढ़ेगा तो उतना ही अच्छा न्यूरोट्रांसमिशन होगा, यानी कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर उस न्यूरॉन के टर्मिनल में है वो अच्छे से रिलीज होगा, दूसरे न्यूरॉन को मिलेगा और प्रोसेस आगे चलती रहेगी। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट से और बेहतर समझ में आएगा। तो तीसरी अप्रोच क्या है, ठीक है, न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म को आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब हम बात करेंगे न्यूरोनल ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूरो ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन। अब हम न्यूरो ट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हालांकि इसके अंदर इसी का सब पार्ट आप बना सकते थे, लेकिन वो अलग था इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड था तो मैंने अलग बताया। अब न्यूरोट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन की क्या बात है, इसकी बात ये है कि हमें पता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो आपका क्या करते हैं, मेमोरी को आपका अच्छा रखते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मेमोरी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। कभी भी एसिटाइलकोलिन का लेवल अगर हमारे ब्रेन में कम होता है तो उसकी वजह से मेमोरी, आपको पता है, इंपेयरमेंट होता है। लाइक इन द पेशेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, जो हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो रहा है। क्योंकि हमें पता है एसिटाइलकोलिन जब M1 रिसेप्टर से बाइंड होता है, जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स हैं, तो क्या करता है, ये मेमोरी और कॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पढ़ा है ना, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन मतलब इस कैटेगरी में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको मॉड्यूलेट करा सकें, ठीक है, उनके लेवल को कम या ज्यादा कर सकें, तो उससे भी हमारी मेमोरी इंपेयरमेंट से हम डील कर सकते हैं, मेमोरी इंप्रूव हो सकती है। तो इस कैटेगरी में देखो क्या आएगा, ध्यान रखना हमेशा कि जो हमारा, अगर मैं बात करती हूँ मेमोरी इंपेयरमेंट की, तो 2 न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, दूसरे भी है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। होता क्या है, देखो एसिटाइलकोलिन हमें पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर, क्योंकि मस्कैरेनिक रिसेप्टर M1 से बाइंड होके वो मेमोरी के लिए, मेमोरी को इंप्रूव करता है ना। तो क्या होगा, अगर किसी भी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल हमारे ब्रेन में कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा मेमोरी इंपेयरमेंट होता है। ध्यान में रखिएगा, मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, तो इसे मॉड्यूलेट हमें करना पड़ेगा अगर हम मेमोरी इंपेयरमेंट से बचना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आपके ब्रेन में एक और न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है, ठीक है, जिसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से, जो ग्लूटामेट है, ठीक है, ग्लूटामेट जो है इसका जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो है वाया NMDA रिसेप्टर, क्योंकि ग्लूटामेट के आपको मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में, इसके बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। NMDA है आपका, ठीक है, AMPA है, कैनेट रिसेप्टर हो गया आपका, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर जो है आपके, स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ NMDA रिसेप्टर की। तो ग्लूटामेट वाया NMDA रिसेप्टर ये भी क्या करता है, अगर ये एक्सेस में है, सबसे बड़ी बात एक्सेस में, क्योंकि ग्लूटामेट का नॉर्मल लेवल बहुत जरूरी है न्यूरोनल प्लास्टिसिटी के लिए, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के लिए, यानी कि सिनेप्टिक जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है ग्लूटामेट, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन अगर ये जो NMDA रिसेप्टर है ना, ये बहुत एक्सेस में एक्टिवेट होने लग जाए, यानी कि ग्लूटामेट का लेवल बहुत ज्यादा अगर ब्रेन में हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो न्यूरॉन्स है ना उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने एक्साइटोटॉक्सिटी के मैकेनिज्म में आपको समझाया था। तो एक्सेस में अगर ग्लूटामेट आपका रहेगा तो NMDA रिसेप्टर एक्टिवेशन ज्यादा होगा, और उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका मेमोरी इंपेयरमेंट होता है। ये समझ में आ रहा है 2 न्यूरोट्रांसमीटर का रोल, ठीक है। इसके अलावा नॉरएड्रेनालिन है, 5-HT है और डोपामीन है, ये तीनों भी क्या करते हैं, हमारी मेमोरी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका अगर न्यूरोनल मॉड्यूलेशन आपने करना है तो आपका एम होना चाहिए आप किसी भी तरीके से नॉरएड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाएं, डोपामीन के लेवल को बढ़ाएं और 5-HT के लेवल को बढ़ाएं। ये तीनों ही न्यूरोट्रांसमीटर आपको किस में हेल्प करने वाले हैं, मेमोरी में हेल्प करने वाले हैं, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी को आपकी इंप्रूव करने वाले हैं, आपको अलर्ट रखेंगे, आपको फोकस्ड रखेंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल को बूस्ट करेंगे। नॉरएड्रेनालिन ध्यान है ना,
स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कोई पीछे आपके कोई भी आपका, अगर मान लीजिए कोई डॉग पड़ा है तो एकदम से आपके अंदर क्या होता है, आप भागते हैं, एनर्जी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि एड्रेनलिन रश होता है ना, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होने लगता है जो आपकी स्केलेटल मसल्स को एनर्जी देता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये है, अगर आप किसी भी तरीके से इन न्यूरोट्रांसमीटर को अगर मॉड्यूलेट करा देना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका एम क्या होना चाहिए? एसिटाइलकोलिन के लेवल को आपको बढ़ाना है, क्योंकि इसके कम होने की वजह से मेमोरी इंपेयरमेंट हो रहा था। और जो एनएमडीए रिसेप्टर का ओवर एक्टिवेशन हो रहा है उसे ब्लॉक करना है, यानी कि एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट आपको देने हैं। तो मैं यहीं पे इन ड्रग्स को मेंशन कर देती हूँ। एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाने का तरीका क्या है बेटा? आपको पता है एसिटाइलकोलिन को एक एंजाइम है जो डिग्रेड करता जा रहा है। कौन है वो? कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है ना, जो एसिटाइलकोलिन को क्या कर रहा है? डिग्रेड कर रहा है। तो अगर उस एंजाइम को हम रोक दें तो एसिटाइलकोलिन का लेवल इंप्रूव हो जाएगा, जो मैंने अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में आपको पूरा बताया है। तो यहाँ पे जो ड्रग यूज होगी वो कौन सी होगी? कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो आपकी नूट्रोपिक्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है उसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है कौन कौन सी है? पड़ी हुई है सारी अल्जाइमर में डिटेल में। डोनिपेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, ठीक है, टैक्रीन भी आता है इसमें। तो ये ड्रग हैं जो आप यूज कर सकते हो एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंप्रूव करने के लिए। नाउ ग्लूटामेट अगर एक्सेस एनएमडीए एक्टिवेशन कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शन बहुत क्लियर है, हम इसी रिसेप्टर का एंटागनिस्ट दे देते हैं, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जिसका नाम है मिमेंटीन। ठीक है, मिमेंटीन क्या करता है? आपका एनएमडीए रिसेप्टर को एंटागनाइज कर देता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी न्यूरोनल डेथ हो रही थी। पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा हुआ है एक्साइटोटॉक्सिटी का। तो ये आपकी ड्रग है जो इस पे काम करेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, और कुछ और ड्रग हैं जो आपकी इनके लेवल को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करने वाली है। लाइक अभी मैं यहीं पे इसे भी डिस्कस कर लेती हूँ। सीएनएस स्टिमुलेंट की कैटेगरी में हमने ड्रग देखी थी, कौन सी देखी थी बेटा? एम्फीटामिन और मिथाइल फेनिडेट साइकोस्टिमुलेंट में। वो क्या करती थी अल्टीमेटली? वो क्या करती थी? जो डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक हो रहा है, ठीक है, पहला जो न्यूरॉन था उसने क्या किया? डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज किया, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया? जो थोड़ा बहुत जो था नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन उसको वापस ऊपर खींच लिया वाया ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये एम्फीटामिन और मिथाइल फेनिडेट क्या करते हैं? उसके रीअपटेक को रोकते हैं, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन का जो रीअपटेक हो रहा है आपका वो रुक जाएगा। तो उससे क्या होगा मैं यहीं पे बता देती हूँ, हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन के टर्मिनल में आपका क्या है? वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है, नॉरएड्रेनलिन और 5-HT। तो जब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली ये ट्रांसमीटर रिलीज होके कहाँ आ जाएगा? क्लेफ्ट में आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला? ये क्लेफ्ट में आने के बाद क्या होता है? यहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक आपका टर्मिनल है, न्यूरोनल टर्मिनल, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके थ्रू ये वापस पुराना पहला वाला न्यूरॉन इसे ऊपर ले लेता है, ठीक है। तो और ये जो है फिर ऊपर जाने के बाद वेसिकल में भी एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू ये वेसिकल के अंदर एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसेस को रोक दें, सपोज ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये नॉरएड्रेनलिन है या फिर डोपामीन है या फिर आपका 5-HT है, 5-HT भी मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूं। तो अगर नॉरएड्रेनलिन और डोपामीन दोनों को हम इनका रीअपटेक होने से रोक दें तो क्या होगा? क्लेफ्ट में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये आसानी से जो पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है इसमें जो इसके रिसेप्टर हैं उससे बाइंड होगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या है? अलर्टनेस, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट, वेकफुलनेस। समझ में आ रहा है? तो ये इफेक्ट इस तरीके से आएगा। तो जो हमारी ड्रग है एम्फीटामिन और मिथाइल जो फेनिडाइलेट, ये क्या करती हैं? इसी तरीके से काम करती है। ये इसके नॉरएड्रेनलिन और डोपामीन के रीअपटेक को रोक देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये क्लेफ्ट में रहे और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो इन दोनों को बढ़ाने के लिए हमारी जो ड्रग यूज हो रही है स्पेसिफिकली वो कौन सी है? इसको 5-HT को छोड़ दीजिएगा, नॉरएड्रेनलिन और डोपामीन, इसके लिए यूज हो रही है हमारी एम्फीटामिन
ठीक है। और इसके अलावा आप अगर दूसरे ड्रग को मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मिथाइल फेनिडेट। दोनों का मैकेनिज्म सेम ही है, इसी का कंजेनर है ये मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, ये आ गई, ये दोनों के लेवल को इंप्रूव करती है। किसको? नॉरएड्रेनालिन और डोपामीन को। अब एक ड्रग ऐसी आती है जो सिंपल डोपामीन को ही करती है, नॉरएड्रेनालिन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, केवल डोपामीन पे काम करती है। वो कौन सी है वो भी मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। डोपामीन को जो करेगी सिंपल, वो कौन सी है? वो है हमारी, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, मोडाफिनिल। मोडाफिनिल, मोडाफिनिल आपकी क्या करती है? बहुत सिंपल इसका मैकेनिज्म है। ये क्या करती है? केवल डोपामीन के रीअपटेक को कम करती है, यानी कि क्लेफ्ट में डोपामीन के लेवल को बढ़ाएगी। और आप जानते हो डोपामीन क्या करता है? हमारा कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट ही करता है, आपको मोटिवेटेड फील कराता है, आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग देता है। ठीक है, और यही आपको चाहिए, आपको फोकस्ड बना के रखता है, आपको अलर्ट रखता है, आपको वेकफुल रखता है। तो ये सारी चीजें डोपामीन प्रोवाइड कर रहा है। तो मोडाफिनिल हमारी बहुत अच्छी ड्रग है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, डोपामीन के लेवल को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 5-HT की बात करती हूँ, ठीक है, Na डोपामीन 5-HT, इन सब के लेवल को इंप्रूव करने वाली भी एक ड्रग हमारे पास है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं है, कैसे इस चीज को करती है। बट इससे रिलेटेड बस ये थियरी है कि ये क्या करती है, इन तीनों के लेवल को इंप्रूव करती है। मैं वो ड्रग मेंशन कर देती हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है, एर्गोटॉक्सामीन, मिथाइल एर्गोटॉक्सामीन। ओके, एर्गोटॉक्सामीन सुना है नाम? कहाँ सुना था? इंडोल एल्कलॉइड में एर्गोट पढ़ा था, एर्गोट का प्लांट। ठीक है, एर्गोट के अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एर्गोटॉक्सामीन। ये क्या करता है आपका? ये आपका नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन, 5-HT, इन तीनों के ट्रांसमिशन को क्या करता है? इंप्रूव करता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिज्म है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना हमने देख लिया। ठीक है, न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना ये हमने देख लिया। अच्छा, इस मैकेनिज्म पे भी एक ड्रग काम करती है, मैं बता दूं आपको, यहीं पे उसे मेंशन कर लेते हैं। चलिए, है ना, अलग से क्या करना है। न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म जो है उस पे जो काम करती है, यानी कि वो ड्रग जो कि एटीपी के लेवल को सेल के अंदर बढ़ाती है, वो कौन सी है? देखो, वो है पायरासिटाम। बहुत ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है इस कैटेगरी की, पायरासिटाम। पायरासिटाम क्या करती है? जो न्यूरॉन्स के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देती है। तो क्या होता है आपका? न्यूरॉन के अंदर ग्लूकोज गया है तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एटीपी जनरेट होगी। और आप जानते हो एटीपी का लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा न्यूरोट्रांसमिशन, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर उसके टर्मिनल में प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली आपका नॉरएड्रेनालिन और डोपामीन, उसका रिलीज आपका क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक और ड्रग यहाँ से कवर हो गई हमारी। ठीक, थर्ड था न्यूरोट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन। पूरा देख लिया किस तरीके से कौन कौन सी ड्रग हैं जो न्यूरोट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आपका मैकेनिज्म है वो है कहां पे गए? फोर्थ मैकेनिज्म, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ठीक है, अगर किसी ड्रग में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, क्योंकि हमें पता है कि जो देखो, हाँ, यहाँ पे एक और फैक्टर था, देखो, जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया, एज। एल्डरली पीपल, हमने देखा है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे मेमोरी में फर्क पड़ता है। कारण क्या है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस के साथ डील करने वाले फैक्टर्स का लेवल कम होता चला जाता है। क्योंकि देखो, बॉडी में रिएक्शन सेम हो रही है, बॉडी सबकी सिमिलरली वर्क कर रही है, चाहे हमारी है, कोई आपके बच्चे हैं उनकी भी बॉडी वैसे ही वर्क कर रही है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सेम विद जो ओल्डर एज में है उनके लिए भी वही है। लेकिन क्या होता है, जब भी प्रोसेस होती है हमें पता है फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के साथ डील करने वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि हमारा लीवर जो ग्लूटाथायोन बनाता है वो क्या करता है, आसानी से उन फ्री रेडिकल्स के साथ डील कर लेता है, इसलिए हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है ना। फ्री रेडिकल इतना ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना, तो सारा बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना थोड़ा कम कर देते हैं। सेम विद ग्लूटाथायोन, लीवर भी ग्लूटाथायोन बनाना कम कर देता है। तो अब क्या होगा,
प्रोसेस सेम चल रही है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उसके साथ डील करने वाला केमिकल आपकी बॉडी में है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी का बढ़ेगा ना, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो न्यूरोनल डैमेज होता है, हमारे न्यूरॉन्स धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज होते चले जाते हैं, और न्यूरॉन्स अगर डैमेज होंगे तो भाई मेमोरी इंपेयर तो होगी नहीं होगी। अगर हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट आपके न्यूरॉन डैमेज होंगे तो क्या होगा, मेमोरी इंपेयरमेंट होगा ना, समझ में आ रहा है। अगर आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज होंगे तो भी मेमोरी इंपेयरमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई ड्रग ऐसी है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है तो क्या हो सकता है, तो आप कॉग्निशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन ई है आपका, ठीक है, अगर नेचुरल मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ तो विटामिन ई आप दे सकते हैं, जिसकी बहुत अच्छी क्या है, आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो मैं यहीं पे उसे मेंशन कर दे रही हूँ, विटामिन ई। कोई भी ऐसी प्लांट बेस आप ले सकते हो जिसमें विटामिन ई प्रेजेंट हो, तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा इसके साथ डील करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारी ड्रग्स यहाँ पे कवर कर ली है, एक्सेप्ट 2 आपकी रह रही हैं, तो मैं उन्हें भी दे देती हूँ, देख लेती हूँ यहाँ पे। एक और आपकी ड्रग है जो डोपामीन के लेवल को इम्प्रूव करती है, डोपामीन एगोनिस्ट की तरह काम करती है, ठीक है। ये तो क्या करती थी, मोडाफिनिल क्या करती थी, डोपामीन के रीअपटेक को रोक रही थी, ठीक है, जिससे डोपामीन का लेवल आपका बढ़ रहा था। लेकिन अब जो मैं ड्रग लिखने वाली हूँ वो आपकी डिफरेंट है, यहीं पे बता देती हूँ। सपोज ये हमारा रिसेप्टर है, किसका रिसेप्टर है, ये डोपामीन का, स्पेशली D2 रिसेप्टर है, ठीक है। तो क्या होता है, इस रिसेप्टर से डोपामीन बाइंड होता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। सपोज अगर किसी भी वजह से डोपामीन का लेवल कम है, ठीक है, तो हम बाहर से ऐसी ड्रग दे सकते हैं ना जो डोपामीन की तरह काम करती हो, डोपामीन एगोनिस्ट हो, ठीक है। डोपामीन के लेवल को बढ़ाया कैसे जा सकता है वो हमने देखा, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि डोपामीन के अलावा क्या कोई सिंथेटिक एनालॉग ऐसा है जो कि डोपामीन की तरह ही काम करता हो। तो यही हमारी नेक्स्ट आपका टारगेट है, डोपामीन एगोनिस्ट, ठीक है। तो देखो इस कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती है, इस कैटेगरी में ड्रग आती है पाइरिबेडिल, ओके, पिरिबेडिल, जो भी जिस तरह से आप प्रोनाउंस करना चाहें इसे। ये ड्रग जो है ये क्या है, आपकी डोपामीन एगोनिस्ट है, यानी कि सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो डोपामीन किया करता है अपने रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद। समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो एक ड्रग हमारी रह रही है वो कौन सी है, आपकी पायरिटिनॉल, ठीक है, पायरिटिनॉल। और इसकी देखो एक खासियत देखो, आप यहां पे लिख लेती हूं मैं, पायरिनिटॉल, एक मिनट, ठीक है, हाँ, पायरिटिनॉल, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था नेम में, तो ये है वो ड्रग पायरिटिनॉल। तो पायरिटिनॉल देखो इसका मिक्स्ड एक्शन है, ये फर्स्ट मैकेनिज्म को भी फॉलो करती है, ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करती है, सेरेब्रल जो आपका न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म है उसे भी इंप्रूव करती है, साथ ही साथ जो आपका न्यूरोट्रांसमिशन है उसको भी मॉड्यूलेट करती है। तो देखो कितना मल्टीपल इफेक्ट इस ड्रग के है, तो बहुत अच्छी ड्रग हुई ना पायरिनिटॉल। ये क्या करती है आपकी, पायरिटिनॉल, सॉरी, ठीक है, ये क्या है आपकी एक सेरिब्रोएक्टिव ड्रग है, ध्यान में रखिएगा, और ये तीनों मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो इफेक्ट इसका अच्छा ही आना है डेफिनेटली। तो ये है सारी आपकी कॉग्निटिव एनहांसर्स, ठीक है, जो जो आपकी किस किस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर सकती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉग्निटिव एनहांसर्स का यूज रेगुलेट होना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इनका इफेक्ट हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी देखा गया है कि भाई ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी मेमोरी को आपका क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है, इंसान को और ज्यादा एनर्जेटिक फील करवा रही है, उसकी जो एनर्जी पावर है उसे बूस्ट कर रही है, ठीक है, उसको फोकस्ड बना रही है। तो ऑब्वियसली इंसान इसे क्या कर सकता है, एब्यूज की तरह भी यूज कर सकता है। तो इस चीज का हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इनके यूज को रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि इनका यूज जो है केवल वही लोग करें जिन्हें रियल में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो भी नहीं यूज कर रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, इसका मिसयूज ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से अल्टीमेटली देखो उन्हीं की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, बाहर किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली आपकी हेल्थ वही अफेक्ट होने वाली है। तो इसीलिए इनका यूज क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड वे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था
ऑल अबाउट कॉग्निटिव एनहांसर्स। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके, आपका डाउट आपका जल्द से जल्द क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।